अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पाकिस्तान इलेक्शन में नहीं मिली किसी भी पार्टी को अक्सरियत। इमरान खान ने किया सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा, तो नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का किया ऐलान। इसराइल के गजा पर हमले जारी, ताज़ा बमबारी में 130 अफराद शहीद। नेतन्याहू ने सेफ जोन करार दिए गए रफा पर भी हमले का दिया इशारा, हालात हुए मजीद संगीन। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी तौर पर मनाया गया हिजाब डे। बड़ी तादाद में पुलिस के आला ओहदेदारान ने की शिरकत। खवातीन में तकसीम किए गए स्कार्फ। लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा CAA। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हालात अब भी कशीदा। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया। इंटरनेट सर्विस कर दी गई सस्पेंड। स्कूल रहे बंद। और कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने PM मोदी पर अपनी जात के नाम पर देश को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कौन सी पिछड़ी जात से आते हैं मोदी, जवाब देने का दिया चैलेंज। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के साथ असेंबली इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती जारी है। इमरान खान की PTI ने दावा किया है कि इनकी पार्टी मरकज के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बना रही है। इस दरमियान इमरान खान ने AI वीडियो जारी करके जीत का दावा किया है, साथ ही कई तरह के इल्जामात भी लगाए। बता दें कि अब तक जारी होने वाले नताइज में इमरान खान की पार्टी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा 97 सीट, नवाज शरीफ की PMLN को 72 सीटें, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP को 53 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बाकी 42 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार या दीगर छोटी पार्टियों के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इमरान खान की PTI को पंजाब में 116, सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 79 सीटें मिलती दिख रही हैं। इमरान खान की पार्टी PTI की तर्जुमान ने बताया कि हम जल्द ही पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएंगे, जिसके बाद पार्टी अपना इंतखाबी निशान बैट वापस पाने के लिए फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। अगले 24 घंटों में पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या इमरान खान होंगे, इस बात का फैसला हो सकता है। इसराइली फौज के जुल्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पनाह गज़ीन कैंप पर छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा में बमबारी में 130 अफराद को शहीद कर दिया गया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मगरब किनारे के शहर तुलकरम के करीब नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंप पर छापे के दौरान एक घर का घेराव करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक एक घर पर छापे के दौरान एक मुसल्लह शख्स ने फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिससे जवाबी फायरिंग में हलाक कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि घर में मौजूद 2 दीगर मुसल्लह अफराद से 4 घंटे तक मुकाबला जारी रहा, जिसके दौरान दोनों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। इस तरह मरने वालों की तादाद 3 हो गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सियोनी फौज से गजा के पनाह गज़ीन इलाके रफा पर हमले का प्लान मांग लिया है, जिससे इशारा मिलता है कि इसराइली फौज जल्द ही रफा पर बमबारी या हमले कर सकती है। नेतन्याहू ने फौज को हुक्म दिया है कि वो गजा के पनाह गज़ीन इलाके रफा पर ज़मीनी हमले यानी ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान पेश करें। फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमलों की मुसलसल खामोशी से हिमायत करने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बिलाखिर गजा पर इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया है। काबिल ज़िक्र है कि रफ़ा वो इलाका है जिसे इसराइल ने खुद महफूज जोन करार दिया है और आम शहरियों को वहाँ पनाह लेने की हिदायत की है। ताहम अब
उसने अपनी नीयत बदलते हुए रफा पर हमले का इशारा दे दिया है। Our soldiers are now in Khan Yunis, Hamas's main stronghold. They'll soon go into Rafah, Hamas's last bastion. इसराइली हुकूमत के जुराइम के हज़ारों मुखालिफिन ने बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के मुख्तलिफ शहरों में सियोनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ होने वाले उन मुजाहरों के शुरका ने इसराइली हुकूमत के जराइम की शदीद मजम्मत की और फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार किया। लंदन में स्कूली तलबा ने ऐवान नुमाइंदगान के सामने जमा होकर फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार किया है। बरतानिया के यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। उन्होंने फ़लस्तीनी शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया और इन शोहदा की याद में शम्अ रोशन की। अमेरिका की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों से ताल्लुक़ रखने वाले धमाका खेज़ मवाद से लदे बहरी ड्रोन्स और एंटी शिप क्रूज़ मिसाइलों के खिलाफ 7 हमले किया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि सेंटकॉम के दस्तों ने हौसियों के 4 बहरी मुसल्लह ड्रोन्स और बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर दागने की तैयारी में होने वाले 7 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइलों के खिलाफ 7 हमले किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में तयन करदा मिसाइलों और बहरी ड्रोन्स तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा है। इल्हाम अलीयेव दूसरी मरतबा अज़रबैजान के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 92% वोट लेकर फतह अपने नाम की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात में जहां करीब 5 लाख वोटर्स ने वोट डाले, जिसमें इल्हाम अलीयेव को 92.1% वोट हासिल हुए हैं और वो दोबारा अज़रबैजान के सदर मुंतखब हो गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर इल्हाम अलीयेव को मुबारकबाद पेश की है। तुर्क सदर के दफ्तर के मुताबिक एर्दोगान ने अलीयेव से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सदर एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि अलीयेव का दोबारा सदर मुंतखब होना अज़रबैजान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी तौर पर हिजाब डे के खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक 1 फरवरी को दुनिया भर के 140 ममालिक में आलमी यौम हिजाब की सालाना तकरीब मुनक़्क़द की जाती है, जिसकी बुनियाद नाज़मा खान ने 2013 में रखे थे। रवां साल 1 फरवरी को न्यूयॉर्क पुलिस ने भी ये दिन बाकायदा तौर पर मनाया। इस मौके पर मुसलमान ख़वातीन से एकजहती के लिए न्यूयॉर्क पुलिस की गैर मुस्लिम ख़वातीन ने भी हिजाब पहना हुआ था। तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस में काम करने वाली बाहिजाब ख़वातीन, पुलिस के आला ओहदेदारान, मुस्लिम अफसर, सोसाइटी के सदर अदिल राना, पाकिस्तान कौंसिल जनरल आमिर खान और हिजाब डे के बानी बंगाली निज़ाद अमेरिकी खातून नाज़मा खान समेत मुस्लिम कम्युनिटी से बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक हुए। मुस्लिम अफसर सोसाइटी के सदर अदिल राना का कहना था कि हिजाब हमारी मुस्लिम ख़वातीन को पेशा वराना जिम्मेदारियों से नहीं रोकता। दीगर पुलिस अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रंग, नस्ल व मजहब से बालातर होकर अपने मेंबरान को अहमियत देता है, जहां उनको मजहबी आज़ादी भी हासिल है। इस मौके पर ख़वातीन में स्कार्फ भी तकसीम किए गए। कुवैत की महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि मुल्क में हफ्ते से हल्की से दरमियानी बारिशें शुरू होंगी, जबकि मौसम में बदलाव कल शाम से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतवार से बारिश के इम्कानात में इजाफा हो गया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ताज़ा तरीन पेशन गोइयों से ज़ाहिर होता है कि कुवैत में इतवार से बालाए फ़िज़ा में सर्दी और गहरे दबाव का असर होगा, जिससे कम और दरमियानी दर्जे के बादलों के फैलाव के साथ साथ दरमियानी शिद्दत से हल्की बारिश हो सकती है। महकमे के मुताबिक इतवार से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि CAA लागू करने की बात अमित शाह ने पहली मर्तबा कही है। उन्होंने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपने बंगाल दौरे के दौरान भी दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनफूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लागू रहेगा। बता दें कि यहाँ जुमेरात को एक मदरसे और मस्जिद को मिसमार किए जाने के बाद हालात कशीदा हो गए थे। शहर के बाहरी इलाकों में दुकानें हफ्ते को खुली, लेकिन स्कूल बंद रहे। हल्द्वानी में कशीदगी को देखते हुए इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं तशद्दुद में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत के CM पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया था। इस दरमियान सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। हो गया बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन क्या कहना है कि इस मामले में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो UCC के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री सारे के सारे बेईमान है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान मोदी सरकार के मुबैना राम राज्य पर तनकीद की है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के, या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। सर, मैं कवि हरिओम पवार का, उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। राम दवा है, रोग नहीं,
सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं, जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं, जग वालों। राम हुआ है नाम लोहितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। सर, यही बातें सत्य, सेवा, न्याय, करुणा, इस ख्वाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत खूबी से भारत के इस संविधान में बांधा है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग, संविधान लाना हिंदी में, इंडियन, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया, तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया। वो अंतिम लक्ष्य क्या है? उनके ही शब्दों में, राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा क्या है? उनके शब्दों में, जहां सभी खुश हैं और कोई दुखी नहीं। ये उनकी परिभाषा है और इस परिभाषा को उन्होंने अनेक बार इसका विवरण भी किया। प्रियम्बल गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है। इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। वहीं कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने पीएम मोदी पर अपनी जात के नाम पर देश को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन पर ओबीसी, फेक डिग्री व दीगर इश्यूज पर कई अहम सवाल पूछे। अब जिनकी फितरत बीजेपी में डॉक्यूमेंट टेम्पर करके करने वाले, वो जवाब ना दे मुझे, मोदी जी खुद दें और कहे तो बहस करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। ये फेक डॉक्यूमेंट करते, आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है, पर किसी ने फिर अच्छे जर्नलिस्ट ने, जो मोडिया नहीं थे, डरे नहीं थे, उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि भाई ये डिग्री जिस फॉन्ट्स में है वो फॉन्ट्स उस जमाने में थे नहीं, तो ये डिग्री उस फॉन्ट्स में कैसे बनी। उसके बाद ये दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था। जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप गूगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है, कुछ और खुलेगा आपको। तो वो नहीं, मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आप को पिछड़ी जाति कहा कौन से लिस्ट में? आप तो मोदी हो। गुजरात में जो घांची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घांची, गुजरात में तेली होते हो लिखते हैं मोदी तेली, अपने सरने में ही लिखते हैं मोदी घांची, मोदी तेली, मोड घांची, मोड वणिक, अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते हैं। सिंपल मोदी मीन्स जो पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं, हम गुजरात के वणिक समाज से हैं, सुपर अपर कास्ट है। और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। दैट पूर्णेश मोदी हैज सेड। अगर इतना झूठ क्यों? अगर आप रियल में, आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो, तो कहते हैं ना कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं, पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। अब मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसा बेड़ा होता है। माने ये ना घांची है, ना तेली है, ना किसी लिस्ट में है, ये मोदी है। पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्वीकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यापार करने वाली कम्युनिटी में है, उस सुपर रिच में जो माने जाते हैं उसमें वो लोग हैं। लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की।
उन्होंने कई सवाल किए, जैसे 3 मिनट से कम बोलने वाले को क्या कहा जाए और 3 मिनट से ज़्यादा बोलने वालों को क्या कहा जाए। आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह बीजेपी हुकूमत पर तंजिया वार किया। असदुद्दीन ओवैसी सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने 3 मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा, और ज़्यादा बोलने वालों को आप क्या कहेंगे, आप बोल दीजिए चेयर पे, तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बोल देता हूँ अभी। तो जो 3 मिनट में बोल देते हैं वो इंटेलिजेंट तो है ही, और जो ज़्यादा बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं उनका ज्ञान क्या बेवकूफ़ में होते हैं वो, तो ज़्यादा का ज्ञान। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ मगर वतन अजीज़ का हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पाकिस्तान इलेक्शन में नहीं मिली किसी भी पार्टी को अक्सरियत। इमरान खान ने किया सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा, तो नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का किया ऐलान। इसराइल की गजा पर हमले जारी, ताज़ा बमबारी में 130 अफराद शहीद। नेतन्याहू ने सेफ जोन करार दिए गए रफा पर भी हमले का दिया इशारा, हालात हुए मजीद संगीन। अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी तौर पर मनाया गया हिजाब डे। बड़ी तादाद में पुलिस के आला ओहदेदारान ने की शिरकत, खवातीन में तकसीम किए गए स्कार्फ। लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा CAA। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हालात अब भी कशीदा। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया, इंटरनेट सर्विस कर दी गई सस्पेंड, स्कूल रहे बंद। और कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने पीएम मोदी पर अपनी जात के नाम पर देश को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कौन सी पिछड़ी जात से आते हैं मोदी, जवाब देने का दिया चैलेंज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।